जय हिंद साथियों। आज हम लोग इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र यानी सेक्टर। यहाँ से आपके परीक्षा में हमेशा सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र यानी सेक्टर क्या होता है। तो देखिए, किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी में आय का जो स्रोत है वो कहाँ से आ रहा है, यानी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, पैसा कहाँ से आ रहा है, उसी को हम लोग क्षेत्र यानी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है स्वभाव यानी नेचर के आधार पे, दूसरा है शर्त के आधार पे यानी कंडीशन के आधार पे, और तीसरा है आपको स्वामित्व के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग स्वभाव यानी नेचर के आधार पे जो सेक्टर डिवाइड किया गया है उसको देखते हैं। इसमें बेसिकली 3 टाइप के जो है वो सेक्टर यानी क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपको प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है आपको टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ और आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर का। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो आय का स्रोत है, जो इनकम का सोर्स है, वो डायरेक्ट जो है वो नेचर से कनेक्ट है। और इसमें जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, ठीक ना, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका यूज किया जाता है। और जो आय का स्रोत है वो डायरेक्ट जो है वो आपको प्रकृति से कनेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कृषि ले सकते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का खेती होता है, जैसे मानकर चलो कि गेहूं का आपने खेती किया, वहाँ से कुछ इनकम आएगा ही, वो आपको प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो वो डायरेक्ट आपको किस चीज़ पर डिपेंड है, प्रकृति पर डिपेंड है, नेचर पर डिपेंड है। वही अगर पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, या फिर किसी चीज़ का खनन हो गया, जैसे कि लोहे का आपने खनन किया, तांबे का खनन किया, ये सब आप करते हो ना, तो ये सब जो आ जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। इसको कृषि और सहायक सेक्टर भी बोला जाता है, क्षेत्र भी बोला जाता है, यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइंड सेक्टर भी बोला जाता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो श्रमिक कार्य करते हैं, इसमें जो भी कार्य करता है व्यक्ति, उसको रेड कॉलर जॉब बोला जाता है। ये भी परीक्षा में पूछता है तो आप इसको याद कर लेना, रेड कॉलर जॉब, ठीक ना। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन का यूज होना चाहिए, और डायरेक्ट जो आय का स्रोत है वो नेचर से संबंधित होना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या होता है भैया? तो इसमें देखिए निर्माण और विनिर्माण की बात आएगी, यानी किसी चीज़ का निर्माण करना। अब प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं आएंगी उनका उद्योग या कारखाने में निर्माण या फिर विनिर्माण होगा, वही आपको द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। इसमें जो है वो सीधे नेचर से ये कनेक्ट नहीं रहता है, सीधे जो है वो नेचर से कनेक्ट नहीं रहता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं आई रहती हैं वो उनका निर्माण या फिर विनिर्माण करना ही द्वितीयक क्षेत्र में आता है। जैसे कि लौह उद्योग, अब लोहे का खनन आपको प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि लोहे का खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में क्यों आएगा? क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर से कनेक्ट है, वो नेचर पर डिपेंड है। लेकिन लौह उद्योग यानी उद्योग कारखाना में लोहे से कुछ चीज़ बनाना, जैसे गाड़ी बनाना, लोहे का कुछ गाड़ी हो गया, या फिर लोहे का कोई पार्ट पूजा बनाया जाता है, नट बोल्ट, ये सब आपको लौह उद्योग में आ जाएगा। उसके बाद बेकरी उद्योग आ गया। उसके बाद आपका जो आटा चक्की है, एक और अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो। आटा चक्की क्या है? जैसे कि जो गेहूं है, गेहूं आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि गेहूं का जो उत्पादन है वो कृषि से जो है वो आपको डिपेंड कर रहा है, नेचर से, नेचर पर डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्ट उसका आय का जो स्रोत है नेचर से कनेक्ट है। लेकिन आटा जो चक्की है, आटा चक्की है, उसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका जो आय है, जो उसका जो है इनकम, वो किस चीज़ में आ जाएगा? आपको द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए? अब यहाँ उद्योग कारखाने के बारे में बात किया गया है, अतः इसको जो है वो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। और इसमें जो भी श्रमिक कार्य करता है उसको ब्लू कॉलर जॉब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ कहीं साइड में, ब्लू कॉलर जॉब। ठीक ना। तो इसमें बस आप यही याद करना, जहाँ भी निर्माण और विनिर्माण की बात आई वो आपको किस में आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। इसमें ऐसा नहीं किसी चीज़ का जो है उपयोग उत्पादन हो गया, किसी चीज़ का उत्पादन हो गया। अब आटा चक्की में आटा का उत्पादन थोड़ा ना होता है, गेहूं का ना उत्पादन होता है। लौह उद्योग में लोहा का उत्पादन, आपको ये उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में ना आएगा, वो तो नेचर से कनेक्ट है। तो आप यहाँ तक आप समझ गए होगे ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। अब ये क्या है भैया? तो इसमें बेसिकली आप ये जानिए कि जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में ये मदद करता है, सेवाएं का कार्य करता है। और तृतीयक क्षेत्र में 2 चीज़ें आती है, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। एक है गुड्स और एक है आपका सर्विस। ठीक, एक है गुड्स और एक है सर्विस। अब इसको अच्छे से आपको समझाते हैं, समझिएगा। जैसे कि गेहूँ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, गेहूँ किस में आएगा?
तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा गेहूं का उत्पादन होता है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि कृषि हो रहा है और डायरेक्ट नेचर से संबंधित है, नेचर से कनेक्ट है, तो गेहूं इसमें आ जाएगा। अब गेहूं जो है वो आपको बेकरी उद्योग में आया, बेकरी उद्योग में आएगा, तो बेकरी उद्योग किस चीज़ में हो जाएगा, ये बेकरी उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन वो आया कैसे, आया कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो लाएगा उसमें भी तो कोई ना कोई कार्य कर रहा है, उसका भी तो इनकम है। जैसे मानकर चलो कि ट्रक से आ रहा है, ट्रक से आ रहा है या फिर किसी भी चीज़ से आ रहा है, तो जो ला रहा है उसमें भी तो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसका भी तो इनकम है। तो उस इनकम का जो स्रोत है वो कहाँ आएगा, किस चीज़ में आएगा, किस सेक्टर में आएगा, तो बबुआ तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर में आएगा। समझ गए, यानी जो परिवहन वाला कार्य है, परिवहन आप समझ रहे होंगे, तो उसको टर्सरी सेक्टर में लाया जाता है। इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, क्योंकि सेवाएं प्रदान भी की जाती है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति पैसा देगा तो उसके बदले या तो गुड्स देगा या फिर सेवा देगा। जैसे कि मानकर चलिए किसी दुकानदार के पास आप गए, तो दुकानदार के पास गए तो आपने 10 रुपया दिया, 10 रुपये के बदले में आप अगर मानकर चीनी मांग रहे हो, शुगर मांग रहे हो, तो शुगर देगा। यदि आप मानकर चलिए कि ट्रेन में बैठने वाले हो, तो ट्रेन में 10 रुपये का टिकट काट लिए, तो फिर आपको कुछ देगा नहीं ना देगा, आपको ये सुविधा देगा कि हाँ भाई यहाँ से जाकर आप दूसरे जगह 10 रुपये में चले जा सकते हो, यही तो देगा। जैसे एयरटेल हो गया, एयरटेल 10 रुपये का रिचार्ज आपने किया, 10 रुपये का तो नहीं होता ना जी, कितना का होता है एयरटेल तो मेरे पास नहीं है, जियो का है 349 रुपये का रिचार्ज होता है। तो 350 रुपये के रिचार्ज में आपको जियो कुछ देता है, लीजिए खाइए, खाने के लिए कुछ नहीं देता है, लेने के लिए कुछ नहीं, रखने के लिए कुछ नहीं देता है, क्या देता है, सेवा देता है, सर्विस देता है। कैसा सर्विस देता है कि आप उससे रात भर बतियाइए, ठीक ना, यही सर्विस देता है, और डाटा भी चलाइए, IPL भी देखिए, यही सब सर्विस देता है। तो इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, टर्सरी जो है सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है। इसमें परिवहन आ गया, पुलिस आ गया। जैसे मानकर चलो एज एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि जो गेहूं का मैंने लिया था कि गेहूं जो है वो उत्पादन होकर जो इस बेकरी उद्योग में आ रहा है या फिर आटा चक्की वाला मशीन में आ रहा है, तो कैसे आएगा, तो किसी न किसी परिवहन के रास्ते आएगा। मानकर चलो ट्रक से आ रहा है तो वो परिवहन आ जाएगा। अब ट्रक से आ रहा है, ट्रक कहीं एक्सीडेंट कर गया, मान लो चलो ट्रक एक्सीडेंट कर गया, तो कौन आएगा भाई, तो पुलिस आएगा। पुलिस कहाँ लेकर जाएगा, तो हॉस्पिटल में लेकर जाएगा। हॉस्पिटल में लेकर जाएगा तो वहाँ जो है उस ट्रक के मालिक को कॉल करेगा। तो कम्युनिकेशन जो है यानी जो संचार व्यवस्था है, वो सुविधा जैसे मैंने आपको जियो एयरटेल ये सब बताया, वो भी आपको तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में ही आ जाएगा। उसके बाद अब वहाँ जाएगा तो पैसा लगेगा, दवा का पैसा लगेगा, सुई का इंजेक्शन का पैसा लगेगा, सबका पैसा लगेगा। तो पैसा कहाँ से आएगा, ATM से आएगा। ATM भी सर्विस सेक्टर है। ATM जो है आपको ATM में पैसा कहाँ से आता है, तो बैंक से आता है। ये सारे जो है ये आपको एजुकेशन शिक्षा ये सब आपको तृतीय क्षेत्र में आएगा। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसके बदले हमको कुछ दे रहे हैं, नहीं ना दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपको सेवा दे रहे हैं ना, हम आपको सेवा कर रहे हैं ना, तो ये सर्विस सेक्टर में आता है। और जो भी 2-4 रुपया मिलेगा आपको यूट्यूब से, वो मोनेटाइज है चैनल, तो वो किस में आएगा, वो मेरा जो आय का स्रोत है वो आपको तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर में आएगा। यानी कहने का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको क्षेत्र यानी सेक्टर के बारे में बताया कि सेक्टर यानी क्षेत्र में सिर्फ वही है आय का स्रोत जानना है कि आय का स्रोत कहाँ से आ रहा है। प्राइमरी सेक्टर में वैसे जो आदमी काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जिसके सीधे नेचर से कनेक्ट होता है, उनका आय का स्रोत वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र में वही निर्माण विनिर्माण यानी उद्योग कारखाने में जो व्यक्ति कार्य करता है वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में आपको सर्विसेज और आपको जैसे कि परिवहन, पुलिस, हॉस्पिटल, बैंक, शिक्षा, कम्युनिकेशन, ये सब आपको तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। और जो टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में जो श्रमिक कार्य करते हैं, इनको व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब। यहाँ तक समझ गए। अब 2 और क्षेत्र है जो कि तृतीय क्षेत्र का ही पार्ट है। एक है आपको चतुर्थ क्षेत्र यानी क्वाटरनरी सेक्टर, जिसमें कि आपको बौद्धिक गतिविधियाँ शामिल है, यानी ज्ञान आधारित जो गतिविधियाँ है वो शामिल है, जैसे कि टीचिंग आ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, IT आ जाएगा, ये सब चतुर्थ क्षेत्र में आता है, ठीक ना। परीक्षा में हो सकता है कि आपके पूछ दे, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। उसके बाद एक है आपको क्वाइनरी सेक्टर यानी पंचम क्षेत्र। इसमें आपको उच्च निर्णय लेने वाले जो संस्थान है, जैसे कि IAS हैं, PCS हैं, या फिर किसी कोर्ट के जज हो गए, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, या फिर मीडिया का जो मेन मालिक है वो हो गया, ये सब आपको पंचम क्षेत्र यानी क्वाइनरी सेक्टर में आ जाते हैं, जो कि उच्च निर्णय लेने के लिए जो है वो उच्च निर्णय ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी नेचर के आधार पर कितने प्रकार के सेक्टर है, अगर आपसे कोई पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो बता देंगे, ठीक ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंडीशन के आधार पर देखते हैं, यानी शर्त के आधार पर देखते हैं कि कितने टाइप का सेक्टर है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शर्त के आधार पर संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज, यहाँ जेड लिखा गया है, एस होगा, ठीक ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर, देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि इसमें जो भी व्यक्ति कार्य करता है, जो भी श्रमिक कार्य करता है, उसका समय, वेतन और अवकाश तीनों निश्चित होता है।
अब इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि मानकर चलो मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ, मेरा समय भी फिक्स है, हाँ कि मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी है। हाँ रेयर केस में कभी कभी हो जाता है कि हाँ 8 से 12 घंटे हो जाता है, तो वो रेयर केस में होता है, तो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक ना, टर्म एंड जो है वो कंडीशन होता है। तो समय फिक्स है और ये भी फिक्स है कि मैं कब रिटायर करूँगा, मेरी कब ज्वाइनिंग हुई, उसके आधार पर कब मेरा रिटायरमेंट होगा, मेरा कब जो है बेसिक पे बढ़ेगा, ये सब फिक्स है। उसके बाद वेतन भी मेरा फिक्स है, वेतन मेरा इतना मिल रहा है, अगले महीने इतना मिलेगा, सब फिक्स है। अवकाश भी मेरा फिक्स है, कहा भैया मेरा इतने दिन CL मिलेगा, इतना दिन मुझे जो है आपको EL मिलेगा, ये सब फिक्स है। तो जिसमें आपको समय, वेतन और अवकाश निश्चित होता है वो संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो गया, जैसा कि बताया मैंने आपको, रेलवे हो गया, आर्मी हो गया। और संगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली जो आपकी संस्था है वो है रेलवे और उसके बाद आर्मी है, ठीक ना, रेलवे है और उसके बाद आर्मी है। तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्या है, तो इसमें देखिए जो आपका इसमें जो व्यक्ति कार्य करता है उसका समय, वेतन और अवकाश ये तीनों अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसान ले लीजिए। अब किसान का कोई समय है जी, जब मन तब फावड़ा उठा के लेकर चल जाएगा पानी काटने, धान रोपने, जब मन तब चला जाएगा, ये कोई फिक्स है? नहीं फिक्स है। वेतन, उसका वेतन भी फिक्स नहीं है कि कितना आएगा, अगले साल जो है उसको 50,000 रुपये का मुनाफा होगा, उसके बाद उसके जो है अगले साल हो सकता है कोई घाटा में चल जाए, ये तो कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद अगर दुकानदार का ही बात करो तो दुकानदार का भी कोई ना वेतन फिक्स है, ना अवकाश फिक्स है, न समय फिक्स है, ये सब कोई फिक्स नहीं है। तो ये आपको असंगठित क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक ना। संगठित और असंगठित आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र आ जाएगा, उसके बाद यानी पब्लिक सेक्टर, उसके बाद निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, उसके बाद जो है वो आपको संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर आ जाएगा, उसके बाद जो है सबसे अंतिम में यानी चौथा जो है वो आपको सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर आ जाएगा। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। अब ये क्या है भाई, तो देखिए जिस क्षेत्र का यानी जिस भी सेक्टर का आपका उस पर गवर्नमेंट का अधिकार हो, यानी स्वामित्व तो जो हो वो सरकार की हो, गवर्नमेंट की हो, वो आपको सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। और यहाँ भी आप याद करो मोर देन 51% पार्टनरशिप होना चाहिए, यानी 51% से ज़्यादा अगर पार्टनरशिप साझेदारी जो है अगर गवर्नमेंट की है तो वो आपको सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो समाज कल्याण और विकास के लिए कार्य करती है। इसमें आप रेलवे ले सकते हो, महारत्न कंपनियां ले सकते हो, जितने भी है ये आपको सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। वही अगर बात की जाए निजी क्षेत्र, अब सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जानते हो सरकारी चीज़, जैसे रेलवे सरकारी हो गया, ये सब सरकारी ही तो हो गया, स्कूल हो गया सरकारी स्कूल, ये सब सरकारी हो गए, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो। बाकी निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, ये क्या होता है, तो इसमें किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, यानी उसका जो मालिक है वो कोई प्राइवेट आदमी है, कोई निजी व्यक्ति है, जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल, होंडा, ये सब जो है ना, या फिर सैमसंग, जो भी आप ले सकते हो, जिसका कि मालिक जो है वो आपका निजी व्यक्ति हो और उसमें उसका जो भागीदारी है, साझेदारी है, वो मोर देन 51% है, ठीक ना। यानी सार्वजनिक, अगर मान लिख कर चलिए कि किसी में जो है वो क्षेत्र में हो सकता है गवर्नमेंट का भी साझेदारी होता है ना, गवर्नमेंट का साझेदारी हो, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का साझेदारी 51% से कम रहेगा, तब जाकर वो निजी क्षेत्र में आएगा। अगर 51% से ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। सिंपल सा जो है वो तरीका आप ये समझो कि निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, एयरटेल हो गया, होंडा हो गया, और ये जो है वो लाभ कमाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? ये लाभ कमाने के लिए कोई कार्य करते हैं। जैसे कि जियो का देख ही रहे हो, एयरटेल का देख ही रहे हो, एकदम हमेशा दाम बढ़ ही रहा है, रिचार्ज का पैसा जो है वो ले ही रहे हैं सब। तो निजी क्षेत्र मतलब आप समझ गए। अब इसमें भी 2 टाइप का आता है, प्राइवेट लिमिटेड, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप समझो कि प्राइवेट लिमिटेड इसमें होता है कि 2 से 200 के बीच अगर पार्टनरशिप रहेगा, साझेदारी रहेगी, शेयर पार्टनर रहेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड में आएगा। और वही 200 से ज़्यादा अगर जो है शेयर होल्डर या फिर पार्टनर रहेंगे तो आपको लिमिटेड कंपनियाँ आती है। देखे होंगे ना, किसी के आगे लिमिटेड लगा रहता है, किसी के आगे प्राइवेट लिमिटेड रहता है, तो बस उसका फर्क यही है। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर, इसको PPP भी बोलते हैं, जिसका कि आपको इंग्लिश होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि निजी तथा सार्वजनिक दोनों की पार्टनरशिप ही होती है, यानी इसमें सरकार की भी पार्टनरशिप ही होती है और निजी किसी व्यक्ति की भी पार्टनरशिप होती है। जैसे कि मेट्रो ट्रेन हो गया, तेजस ट्रेन हो गया ना। अब इसमें क्या होता है कि एक MOU होता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि भैया ये सरकार कार्य करेगी, ये कमावा आपको कोई प्राइवेट वाला जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है या फिर इसमें जो जुड़ा है वो कार्य करेगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर या फिर पब्लिक जो है वो प्राइवेट
पार्टनरशिप में आ जाएगा। जैसे कि अभी रेलवे में हो रहा है, कुछ कार्य जो PPP मॉडल द्वारा किया जा रहा है, इसमें कुछ जो है वो सरकार का ही है, लेकिन कुछ कार्य जो है वो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद अंतिम में है सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर। तो सहकारी मतलब आप जानते होंगे, जैसे अमूल जानते होंगे। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है और कुछ हेल्प के लिए पैसा भी दिया जाता है, सहायता भी प्रदान की जाती है। वैसे सेक्टर को आपको क्या कहा जाता है? सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ तक सब कुछ आपने समझ दिया, स्वभाव के आधार पर, शर्त के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। एक चीज़ मैं और आपको समझा देना चाहता हूँ, जैसे कि सेक्टर के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। हालांकि ये जो विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको सेक्टर के आधार पर नहीं बांट सकते हो, इसके और भी पैमाने हैं। लेकिन सेक्टर के आधार पर अर्थव्यवस्था को जो बांटा गया है अर्थशास्त्रियों द्वारा, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे कि कृषि जो क्षेत्र है, जैसे कि हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। उद्योग वाले को द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं यानी सेकेंडरी सेक्टर, और सेवा यानी जो सर्विस सेक्टर है इसको तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कृषि, उद्योग, सेवाएं, बस आप यही समझो। अर्थव्यवस्था सेक्टर के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक है विकसित अर्थव्यवस्था, एक है विकासशील अर्थव्यवस्था और एक है पिछड़ी अर्थव्यवस्था। अब जिस भी देश की अर्थव्यवस्था, यहाँ मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ, यहाँ मैं ये ब्लू मार्कर ले रहा हूँ। जिस भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा भागीदारी अगर प्राथमिक क्षेत्र की है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की है, उसके बाद तृतीय क्षेत्र की है, वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था में आ जाएगी। तो बस इसका फंडा सिंपल सा है, 1 2 3। क्या है? 1 2 3। वही अगर विकासशील का बात की जाए बाबू, तो विकासशील में आपको जो है वो द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी, उसके बाद तृतीय क्षेत्र की भागीदारी। बिछड़ी में आप वही इंडोनेशिया, युगांडा, सूडान ये सब ले सकते हो। विकासशील में चाइना हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, ये सब विकासशील अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। वही विकसित में अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है वो आपको टर्सरी सेक्टर यानी यही जो है सेवा क्षेत्र, इसकी रहेगी। उसके बाद जो है वो आय का स्रोत यानी जो सबसे ज़्यादा भागीदारी है वो आपको सेकेंडरी सेक्टर, और उसके बाद फर्स्ट जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर का रहेगा। तो विकसित में 3 2 1 हो जाएगा। 3 2 1 बस आप यही समझो, सेवा, उद्योग, कृषि। उसके बाद विकासशील में 2 1 3 हो जाएगा। 2 मतलब सबसे ज़्यादा जो है सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद आपको प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि में, और थर्ड में आपको सेवाएं यानी जो है वो टर्सरी सेक्टर में वहाँ के सहभागिता है, वहाँ जो है वो व्यक्ति का आय का स्रोत है। तो यहाँ तक समझ गए अर्थव्यवस्था। विकसित में वही USA, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका एक एक डाउट क्लियर हुआ। अब देखिए भारत की जो है अगर बात की जाए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इंडिया। ठीक, इंडिया में जो आय का स्रोत है, यहाँ प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र हो गया, ये तृतीय क्षेत्र हो गया। सबसे ज़्यादा अगर आय का स्रोत का बात किया जाए तो वो आपको टर्सरी सेक्टर से है। क्या है? टर्सरी सेक्टर से। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र से, उसके बाद आपको प्राथमिक क्षेत्र से। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ कार्य करते हैं, किस क्षेत्र में, तो वो बबुआ हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। यानी सबसे ज़्यादा व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वो आपको प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन स्रोत कहाँ है, आय सबसे ज़्यादा कहाँ से है, किस क्षेत्र से है, तो आपको टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र यानी सेवाएं क्षेत्र से है। यहाँ तक समझ गए? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे एक दो एग्जाम्पल पूछते हैं, आपको कमेंट करके बताने हैं। जैसे कि एक बता दे रहा हूँ, जैसे एक SBI है। अब SBI इसमें किस में आएगा, यानी स्वभाव के आधार पर किस क्षेत्र में आएगा, शर्त के आधार पर किस सेक्टर में आ जाएगा, और स्वामित्व के आधार पर किस सेक्टर में आएगा। तो एक बता दे रहा हूँ, एक अपने से आप बताना। SBI मानकर चलो SBI है, SBI में अगर कोई कार्य कर रहा है व्यक्ति, मानकर चलो मैं मैनेजर हो गया SBI का, ठीक। तो मैं किस क्षेत्र में आऊँगा, तो सबसे पहले अगर स्वभाव के आधार पर बात करते हैं तो हम सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब वहाँ थोड़े ना हम किसी चीज़ का खनन कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं या फिर आटा चक्की का मशीन खोले हुए हैं कि नहीं लो, ऐसा नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा प्रदान कर रहे हैं। भले हमको सरकार पैसा दे रही है, हमको गवर्नमेंट पैसा देगी, लेकिन हम आप गवर्नमेंट के पैसे के बदले हम आपके लिए सेवा कर रहे हैं, ठीक ना। बल्कि कितना सेवा करते हैं आपको पता है। तो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा यहाँ। उसके बाद अगर कंडीशन के आधार पर अगर बात की जाए तो कंडीशन के आधार पर संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा समय भी फिक्स रहेगा कि हाँ भाई इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ड्यूटी करना है, 10 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी करना है। उसके बाद 1 बजे से अगर बहुत सारा भीड़ होगा तो 1 बजे से 3 बजे तक मेरा लंच हो जाएगा, 2 घंटा लंच में, उसके बाद बोल दूंगा कि लंच है। उसके बाद अगर बात करते हैं वेतन भी मेरा फिक्स है, 1.5 लाख रुपये सैलरी आएगा। अवकाश भी फिक्स है, सेकंड सैटरडे को छुट्टी भी रहेगा, संडे को भी छुट्टी रहेगा, और जितना अवकाश होता होगा उतना अवकाश होगा। तो इसमें अगर शर्त का बात की जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र में आ जाएगा। वही अगर स्वामित्व के आधार पर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर आपको किस में आना चाहिए, स्वामित्व के आधार पर निजी में आना चाहिए ना, वो सरकारी है। SBI का है, सरकारी है, तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में आएगा, उस पर गवर्नमेंट का अधिकार है।
समझे। तो कहने का मतलब एसबीआई आपको तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, यहाँ संगठित क्षेत्र में आ जाएगा, और स्वामित्व के आधार पर किस में आ जाएगा, आपको पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो दुकानदार है मानकर चलो कि सीमेंट जो बेच रहा है वो दुकानदार, सीमेंट समझ रहे हो ना, घर बनाने वाला सीमेंट जिसे हई बना है, तो वो किस सेक्टर में आएगा, स्वभाव के आधार पर किस सेक्टर में आएगा, शर्त यानी कंडीशन के आधार पे, और स्वामित्व के आधार पर किस सेक्टर में आएगा, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा, यदि और भी अगर आपको कोई जो है सुधार चाहिए तो बताइएगा जरूर। थोड़ा लाइटनिंग का व्यवस्था कमज़ोर है, तो लाइट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने के लिए। बाकी आप पढ़ते रहिए, एग्जाम से पहले सब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर करा दिया जाएगा, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर कोई आपके मन में डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अगले क्लास में मैं उसको और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बोर्ड पर ये जो है मेरा पहला क्लास है। तो हो सकता है कि थोड़ा हेजिटेशन मैं भी फील कर रहा हूँ, हालांकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो से उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।